पहली बार अपनी शादी की अगली सुबह देखा था। घर में अभी भी मेहंदी की हल्की खुशबू तैर रही थी। रिश्तेदारों की हंसी की गूंज दीवारों में अटकी हुई थी और मैं अपने नए कमरे में अकेली खड़ी थी। कमरा बड़ा था, पुराना था और अजीब तरह से ठंडा था। खिड़की के पास दीवार से सटा हुआ एक लंबा लकड़ी की नक्काशी वाला आईना रखा था। सास ने बस इतना कहा था, ये घर की पुरानी निशानी है, इसे छूना मत, बस रहने देना। मैंने उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नई नई दुल्हन थी, मन में हजार सपने थे। लेकिन जब मैंने पहली बार उस आईने में खुद को देखा तो मेरी सांस अटक गई, क्योंकि सामने मैं नहीं थी। मेरे लाल जोड़े की जगह सफ़ेद साड़ी थी। मेरा सजा हुआ चेहरा नहीं, बल्कि एक पीला सूजा हुआ चेहरा। आंखें लाल, जैसे बहुत रो चुकी हूँ, और वो चेहरा मुझे ही देख रहा था। मैंने पलटकर पीछे देखा, कमरा खाली था। फिर दोबारा आईने में देखा, अब सब सामान्य था। मैं ही खड़ी थी, वही दुल्हन, वही सिंगार। मैंने खुद को समझाया, थकान है, नींद नहीं पूरी हुई, शादी का तनाव। लेकिन उसी रात जब मैं और मेरे पति सोने जा रहे थे, अचानक कमरे का तापमान गिर गया। पंखा बंद था, फिर भी ठंडी हवा मेरे कान के पास से गुजरी। मैंने अनजाने में आईने की तरफ देखा। वो औरत फिर खड़ी थी, इस बार और साफ। उसके बाल बिखरे हुए थे, होंठ फटे हुए, और वो धीरे धीरे अपना हाथ उठा रही थी, जैसे मुझे छूना चाहती हो। मैं चीख पड़ी। पति ने लाइट जलाई। सब सामान्य। तुम ठीक हो? उन्होंने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। अगले कुछ दिनों तक मैंने उस आईने की तरफ देखना बंद कर दिया। कपड़े बदलते वक्त भी नजर झुका लेती। लेकिन अजीब बात यह थी कि घर के बाकी लोगों को वो आईना कभी खास नहीं लगा, जैसे वो बस एक पुराना फर्नीचर हो। एक शाम मैं अकेली थी। सास ससुर मंदिर गए थे, पति ऑफिस में थे। कमरे में हल्की अंधेरी थी। अचानक मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया, कोई नहीं। लेकिन आईने में वो औरत मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। इस बार उसके गले पर काले निशान थे, जैसे किसी ने उसे दबाया हो। उसकी आंखें मुझसे नहीं हट रही थीं, और फिर उसके होंठ हिले। आवाज सीधे मेरे कान में आई, भाग जाओ। मैं जम गई। आवाज कमरे में नहीं थी, मेरे दिमाग में थी। उस रात मैंने पति को सब बताया। वो हंस पड़े, बोले, पुराने घर में ऐसी बातें दिमाग खेलता है, शायद तुम डरावनी कहानियां ज्यादा सुनती हो। मैं चुप हो गई। लेकिन अगले दिन मैंने घर की पुरानी अलमारी खंगालनी शुरू की। पुराने फोटो एल्बम, कागज, पीले पड़ चुके खत, और एक तस्वीर पर मेरी नजर अटक गई। वो लड़की, बिल्कुल वही चेहरा, वही आंखें, वही नाक। बस फर्क इतना था कि तस्वीर में वो दुल्हन थी और उसके बगल में खड़े थे मेरे पति। मैंने सास से पूछा, ये कौन है? उनका चेहरा एक पल के लिए सफ़ेद पड़ गया। फिर बोली, पहली बहू थी, बहुत साल पहले, बीमार पड़ गई थी, मर गई। इतना कहकर वो अंदर चली गई। लेकिन तस्वीर के पीछे पेंसिल से कुछ लिखा था, मीरा, 12 जुलाई, मीरा। उस रात आईने में वो और करीब आ गई। उसके चेहरे पर अब गुस्सा था। उसने फिर फुसफुसाया, मुझे किसी ने नहीं मारा, मुझे रोका गया। मेरे कानों में सीटी सी बजने लगी। मैंने तय किया, सच जानना होगा। मैंने पड़ोस की एक बूढ़ी औरत से बात की। पहले तो वो टालती रही, फिर धीरे से बोली, बेटी, इस घर में पहली बहू की मौत बीमारी से नहीं हुई थी। वो गिर गई थी सीढ़ियों से, लेकिन गिरने से पहले चीख रही थी। किस बात पर? मैंने पूछा। वो बोली, कहती थी कोई उसे मारना चाहता है। मेरा दिल धड़कने लगा। घर लौटते वक्त मुझे साफ महसूस हुआ कोई मेरे साथ चल रहा है। कदमों की हल्की आवाज, सांस की परछाई। कमरे में पहुंचकर मैंने सीधे आईने में देखा। इस बार मैं और वो दोनों साथ खड़ी थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके गले पर उंगलियों के निशान और गहरे हो गए थे।
और मेरे गले पर भी हल्की सी लाल रेखा उभर आई थी। मैंने अपने गले को छुआ, दर्द हुआ। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे चेतावनी दे रही हो। उस रात मेरे पति का व्यवहार बदला हुआ था। वो असामान्य रूप से चुप थे। उनकी आंखें मुझ पर टिकी रहती, जैसे वो कुछ सोच रहे हों। आधी रात को मेरी नींद खुली। मुझे लगा कोई मेरा गला दबा रहा है। मैं हिल नहीं पा रही थी, सांस रुक रही थी। और आईने में मैंने देखा कि मेरे पीछे मेरे पति खड़े हैं। उनके हाथ मेरे गले पर हैं। मैंने पूरी ताकत से आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा खोली, वो अपने बिस्तर पर थे, गहरी नींद में। सुबह मेरे गले पर साफ नीले निशान थे। अब मुझे समझ आ गया था, मीरा मुझे डराने नहीं, बचाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अगले कुछ दिन चुपचाप बिताए, दिखाया जैसे सब ठीक है, लेकिन अंदर से मैं सब देख रही थी। पति की चिड़चिड़ाहट, उनका अचानक गुस्सा, उनका मेरे फोन को चेक करना, उनका दरवाजा लॉक करके देर तक चुप खड़ा रहना। एक शाम उन्होंने कहा, तुम्हें इस घर में रहना है तो नियम मानने होंगे। उनकी आवाज में एक ठंडक थी जो इंसानी नहीं लग रही थी। उसी रात मीरा आईने से बाहर आ गई। हाँ, बाहर। मैंने देखा कि उसका हाथ शीशे की सतह से बाहर निकला, कांच पानी की तरह लहराया। वो मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब शांत था। उसने बस एक बात कही, आज, और फिर वो गायब हो गई। आधी रात को फिर वही हुआ। मेरे पति मेरे पास आए। उनकी आंखों में अजीब चमक थी। उन्होंने धीरे से मेरे गले पर हाथ रखा, लेकिन इस बार मैं तैयार थी। मैंने अचानक लाइट जलाई और जोर से कहा, मीरा। आईना जोर से चटका। कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे पति पीछे की ओर फेंके गए, जैसे किसी ने उन्हें धक्का दिया हो। उनकी आंखों में डर था, सच्चा डर। आईने में मीरा खड़ी थी। उसके गले के निशान गायब थे। मेरे पति बुदबुदा रहे थे, यह असंभव है, वो तो मर चुकी। मीरा की आवाज गूंजी, मरने से पहले सच मरता नहीं। अगले ही पल वो गायब हो गई, लेकिन मेरे पति फर्श पर पड़े कांप रहे थे। अगली सुबह पुलिस आई। मैंने सब बताया, मेरे गले के निशान, पड़ोसन की गवाही, पुरानी तस्वीरें, और धीरे धीरे सच सामने आया। मीरा की मौत हादसा नहीं थी, वो घरेलू हिंसा का शिकार थी। उसने कई बार शिकायत की थी, लेकिन परिवार ने दबा दिया। उस रात झगड़ा हुआ था, धक्का लगा, वो गिरी और फिर मामला दबा दिया गया। मेरे पति गिरफ्तार हो गए, घर खाली हो गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद मैं उस घर से जाने लगी। आखिरी बार कमरे में गई। आईना अभी भी वहीं था, लेकिन अब उसमें सिर्फ मैं दिख रही थी। मैंने राहत की सांस ली। जैसे ही मुड़ी, पीछे से हल्की सी फुसफुसाहट आई, अब तुम्हारी बारी है सच बताने की। मैंने फिर आईने में देखा। इस बार मीरा मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके पीछे एक और औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, और उसका चेहरा मेरा था। जब मैंने आईने में उस दूसरी औरत को देखा जिसका चेहरा मेरा था, मेरी रीढ़ की हड्डी में जैसे बर्फ उतर गई। मीरा मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान में राहत नहीं थी। वो किसी अधूरे काम की तरफ इशारा कर रही थी। उसके पीछे खड़ी मेरी जैसी औरत बिल्कुल स्थिर थी, आंखें खाली, जैसे किसी ने उसके अंदर से सब कुछ निकाल लिया हो। मैंने धीरे से फुसफुसाया, ये कौन है? आईने की सतह पर हल्की लहर दौड़ी और पहली बार मीरा की आवाज़ साफ सुनाई दी। हर घर में एक आईना होता है और हर आईना एक कहानी पकड़ कर रखता है। तुम बच गई, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कमरा वैसा ही था, दीवारें, बिस्तर, खिड़की, सब सामान्य, लेकिन हवा में वही ठंडक थी जो सिर्फ तब आती थी जब कुछ अनदेखा पास खड़ा हो। मैंने उस घर को छोड़ दिया, शहर बदला, नया किराए का फ्लैट लिया, कोशिश की
कि सब कुछ पीछे छोड़ दूं। पुलिस केस चल रहा था, लेकिन मैं उसमें खुद को ज़्यादा शामिल नहीं कर रही थी। मुझे बस शांति चाहिए थी। पहले कुछ दिन ठीक रहे। फिर एक सुबह जब मैं तैयार हो रही थी, मैंने ड्रेसिंग टेबल के छोटे आईने में खुद को देखा और एक पल के लिए मेरा प्रतिबिंब मुझसे आधा सेकंड देर से हिला। बस आधा सेकंड। मैंने पलकें झपकाई, फिर सब सामान्य। मैंने खुद को समझाया, दिमाग का खेल है। जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ झेला, उसका असर है। लेकिन उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटी थी, मुझे लगा कोई कमरे के कोने में खड़ा है। मैं उठी, लाइट जलाई, कुछ नहीं। फिर नज़र गई अलमारी के दरवाजे पर लगे लंबे आईने पर। वो आईना नया था, सस्ता सा। उसमें कोई नक्काशी नहीं थी, लेकिन उसमें मैं बिस्तर पर नहीं थी। वो दूसरी मैं बिस्तर पर बैठी थी, सिर झुकाए, और उसके गले पर हल्के हल्के काले निशान उभर रहे थे। मेरे हाथ अपने आप गले तक चले गए। अभी कोई निशान नहीं था। आईने वाली मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने होंठ हिलाए। तुमने सच आधा बताया। मेरा दिल धड़कने लगा। सच आधा? मैंने पुलिस को सब बताया था। झगड़ा, हिंसा, पड़ोसन की गवाही, सब। फिर अचानक मुझे याद आया, वो रात जब मीरा पहली बार आईने से बाहर आई थी। उसने आज कहा था, और उसी रात सब हुआ। क्या वो सिर्फ मुझे बचाने आई थी, या वो चाहती थी कि मैं उसका काम पूरा करूं? अगले दिन मैं केस से जुड़े पुराने कागज देखने गई। वकील ने बताया, मीरा ने शादी से पहले भी एक शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन वो अचानक वापस ले ली गई। क्यों? मैंने पूछा। वो बोला, उसके मायके वालों ने समझौता कर लिया था। मायका? मैंने कभी मीरा के मायके वालों के बारे में नहीं सोचा था। जिज्ञासा मुझे उनके शहर ले गई। एक छोटा सा कस्बा, पुराना घर, दरवाजे पर ये जंग लगा नामपट। मीरा की माँ ने मुझे देखते ही दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन जब मैंने अपना नाम बताया और कहा कि मैं उसी घर की दूसरी बहू थी, वो चुप हो गई। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। घर में कई आईने थे, छोटे बड़े, हर दीवार पर। मैंने असहज होकर पूछा, इतने आईने क्यों? वो बोली, मीरा को आईनों से डर लगता था। कहती थी उसमें कोई और दिखता है। मेरी सांस रुक गई। तो ये सब उस घर से शुरू नहीं हुआ था। मीरा की माँ ने धीरे से कहा, उसने शादी से पहले कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो सच दबाना मत। फिर आपने समझौता क्यों किया? उनकी आंखों में शर्म थी। डर गए थे समाज से, बदनामी से। उसी वक्त सामने लगे वाकसरिते बड़े आईने में हलचल हुई। मैंने देखा, मीरा वहां खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई और औरतें खड़ी थीं, अलग अलग उम्र की, अलग अलग चेहरे, लेकिन सबके गले पर वही निशान। मीरा ने मेरी तरफ देखा। अब उसकी मुस्कान गायब थी। उसने कहा, आईना सिर्फ दिखाता नहीं, याद भी रखता है। अचानक कमरे की सारी लाइट्स झिलमिलाने लगीं। एक एक करके हर आईना चटकने लगा। कांच की दरारें उन औरतों के चेहरों पर फैल गईं। मीरा की माँ घबराकर पीछे हट गईं। मैंने आंखें बंद कर ली। जब खोली, सब सामान्य था। कोई दरार नहीं, कोई औरत नहीं, लेकिन मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन था, केस की अगली सुनवाई की तारीख, और उसी के नीचे बिना नंबर के एक मैसेज। पूरा सच। मेरे हाथ कांपने लगे। उस रात मैं होटल के कमरे में अकेली थी। दीवार पर एक छोटा सा आईना था। मैंने जानबूझकर उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन आधी रात को जब मेरी नींद खुली, मैंने खुद को उसी आईने के सामने खड़ा पाया। मुझे याद नहीं कि मैं वहाँ कैसे पहुँची। आईने में मैं नहीं थी। वहाँ एक अदालत का कमरा दिख रहा था। जज, वकील, लोग, और कटघरे में मेरे पति खड़े थे। फिर दृश्य बदला। कटघरे में मैं थी। सब मुझे घूर रहे थे। जज की आवाज़ आई,
आपने कब जाना कि वो उसे मार सकता है? मैं चुप थी। आईने में खड़ी मेरी दूसरी छवि ने धीरे से कहा, तुम्हें पहले दिन पता था। मेरे दिमाग में वो सारे छोटे छोटे पल घूमने लगे। उसका अचानक गुस्सा, चीज़ें पटकना, नौकरानी पर चिल्लाना, मेरा फ़ोन चेक करना। मैंने वो सब देखा था, समझा था, लेकिन मैंने खुद को समझाया था, शादी में ऐसा होता है, आदमी ऐसे ही होते हैं। अगर मैं पहले बोलती, अगर मीरा पहले बोल पाती। आईना काला पड़ गया और उसमें सिर्फ एक लाइन उभरी, चुप्पी भी अपराध है। मैं पीछे हट गई। अगली सुबह मैंने फैसला कर लिया। कोर्ट में मैंने सिर्फ वो नहीं बताया जो मेरे साथ हुआ, मैंने वो भी बताया जो मैंने पहले दिन से देखा था। वो हिंसा के पैटर्न, वो डर का माहौल, वो छोटी छोटी बातें जो बाद में बड़ी बनती हैं। मेरी गवाही लंबी थी, भारी थी। जब मैं बाहर निकली, मुझे लगा जैसे कोई मेरे साथ चल रहा है, लेकिन इस बार वो बोझ नहीं था। रात को जब मैंने आईने में देखा, मीरा वहाँ थी। उसके गले पर कोई निशान नहीं था। उसके पीछे खड़ी औरतें भी साफ थीं। उसने धीरे से सिर झुकाया और फिर सब गायब हो गया। अब हर आईने में सिर्फ मैं दिखती हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत ध्यान से देखने पर मुझे लगता है कि मेरा प्रतिबिंब मुझसे आधा सेकंड पहले मुस्कुरा देता है, जैसे वो जानता हो कि आईने में कैद कहानियाँ कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। मुझे लगा था सब खत्म हो गया, कोर्ट का फैसला आ चुका था, वो जेल में था। मीरा की कहानी अब दबाई नहीं जा सकती थी। मैं अपने नए शहर में नई नौकरी के साथ एक साधारण सी जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। और सच कहूँ तो कुछ हफ्तों तक आईने बिल्कुल सामान्य रहे। कोई परछाई नहीं, कोई आधा सेकंड की देरी नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। मैंने सोचा शायद सच बोल देने से वो सिलसिला टूट गया, लेकिन एक रात सब फिर शुरू हुआ। मैं अपने बेडरूम में थी, बारिश हो रही थी। खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदें ऐसे फिसल रही थीं जैसे कोई उंगलियां फेर रहा हो। मैं बाल सुखाते हुए आईने के सामने खड़ी थी और अचानक मेरे पीछे कमरे की दीवार नहीं थी, वहाँ वही पुराना ससुराल वाला कमरा था, वही नक्काशीदार आईना, वही बिस्तर। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, मेरा कमरा था। फिर आईने में देखा, वहाँ वो पुराना कमरा साफ दिखाई दे रहा था और उस कमरे में कोई खड़ा था, पहले धुंधला, फिर धीरे धीरे साफ। वो मैं थी, लेकिन वो मैं मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, वो शांत थी, बहुत शांत। उसने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अब तुम समझ चुकी हो तो अगला कदम उठाओ। मेरे हाथ से हेयर ड्रायर गिर गया, आवाज़ कमरे में गूंजी, लेकिन आईने में कोई हलचल नहीं हुई। कौन सा कदम? मैंने फुसफुसाया। आईने वाली मैंने सिर थोड़ा झुकाया। सिर्फ अपनी कहानी नहीं, बाकी कहानियां भी। अगले दिन ऑफिस में मैं सामान्य दिखने की कोशिश करती रही, लेकिन दिमाग में वही शब्द घूमते रहे, बाकी कहानियां। मीरा अकेली नहीं थी, उसके पीछे और औरतें थीं। अदालत में मैंने सच बोला, लेकिन कितनी और जगहों पर चुप्पी अभी भी जिंदा थी। शाम को घर लौटते वक्त मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन सामने एक दुकान के शीशे में मेरे साथ एक और परछाई चल रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं था, बस गले पर हल्का सा नीला निशान। मैंने कदम तेज कर दिए। उस रात मैंने जानबूझकर सारे आईने ढक दिए, कपड़े से, अखबार से, यहां तक कि मोबाइल की स्क्रीन भी नीचे रख दी। मैं सोने ही वाली थी कि एक धीमी सी खरोंच की आवाज आई, जैसे कोई कांच पर नाखून फेर रहा हो। मैंने आंखें बंद रखीं, आवाज पास आती गई। फिर किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, देखो। मैंने डर के बावजूद आंखें खोल दी। कमरे में सारे कपड़े जमीन पर गिरे हुए थे, हर आईना खुला था और हर आईने में अलग अलग औरतें खड़ी थीं।
किसी के चेहरे पर चोट के निशान, किसी की आंखें सूजी हुई, किसी के होंठ फटे हुए, लेकिन सब मुझे देख रही थी एक साथ। उनकी आवाजें एक साथ गूंजी, तुमने दरवाजा खोला है। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा अभी फट जाएगा। मैंने क्या किया? एक आईने में मीरा उभरी। इस बार वो बहुत साफ थी। सच बोलना आईना खोल देता है। अब वो तुम्हें चुन चुका है। कौन? आईने की सतह पर दरारें फैलने लगीं, जो हर घर में है, हर रिश्ते में, हर चुप्पी में। अचानक सारे आईने एक साथ अंधेरे हो गए। कमरा सन्नाटे में डूब गया। मैं हाँफ रही थी। अगली सुबह सब सामान्य था, आईने वैसे ही, बिना किसी दरार के। लेकिन मेरे फ़ोन पर दर्जनों मिस्ड कॉल्स थीं, अनजान नंबरों से, और एक मैसेज, क्या आप घरेलू हिंसा पीड़ितों के लिए गवाही देने को तैयार हैं? मैंने वो मैसेज पढ़ा और मेरा शरीर सुन्न हो गया। मैंने किसी को अपना नंबर नहीं दिया था। फिर भी उसी शाम मैंने एक एनजीओ से संपर्क किया। पता नहीं क्यों, जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे धकेल रहा हो। पहली मीटिंग में जब मैं पहुंची, कमरे की दीवार पर एक बड़ा आईना लगा था। मैं ठिठक गई, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ मैं नहीं थी। मेरे पीछे कुर्सियों पर बैठी औरतें थीं, अलग अलग उम्र की, अलग अलग कहानियां। उनमें से एक ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, और जैसे जैसे वो अपनी कहानी सुनाती गई, आईने में उसके गले पर उभरते निशान धीरे धीरे गायब होने लगे। मैंने सांस रोके देखा। फिर दूसरी औरत ने बोला। उसके बोलते ही आईने में उसका चेहरा साफ होने लगा। तब मुझे समझ आया, आईना श्राप नहीं था, आईना गवाह था। जो सच दबा होता है उसे वो पकड़ कर रखता है, और जब कोई बोलने की हिम्मत करता है वो उसे मुक्त करता है। मीरा मेरे बगल में खड़ी थी, सिर्फ आईने में। उसने कहा, अब तुम समझ गई हो। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात जब मैं घर लौटी और आईने में खुद को देखा, मेरे पीछे कोई नहीं था, सिर्फ मैं। पर इस बार मेरे गले पर एक हल्की सी रेखा उभर रही थी। न चोट, न उंगलियों का निशान, बस एक पतली चमकती हुई लकीर, जैसे कांच के अंदर से कोई मुझे धीरे धीरे खींच रहा हो। और तभी मुझे एहसास हुआ, आईना सिर्फ गवाह नहीं, रास्ता भी है। जो सच बोलता है वो उसे मुक्त करता है, लेकिन जो सच सुनता है वो उसके अंदर उतर जाता है। मैं आज भी आईनों के सामने खड़ी होती हूँ, बोलती हूँ, दूसरों को बोलने के लिए कहती हूँ, और हर बार मुझे लगता है कि मेरी परछाई थोड़ी और गहरी हो जाती हैं। कभी कभी रात को जब सब सो जाते हैं, मुझे साफ दिखाई देता है, आईने के उस पार एक कमरा है, जहां मीरा खड़ी है, जहां बाकी औरतें खड़ी हैं, और अब वहां एक जगह खाली है, ठीक मेरे लिए।